एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन। इससे पहले हमने अपनी 2 यूनिट है वो कंप्लीट कर ली। फर्स्ट तो थी अपनी वृद्धि एवं विकास और सेकंड थी अपनी आनुवंशिकता एवं वातावरण। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चैप्टर सही से समझ में आएगा। ठीक है। और जो ये सीरीज हमने चलाई हुई है ये स्पेशली डीएसएसबी एग्जाम के लिए है भाई, जिसके अंदर 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है। और कहाँ से आती है? NIOS से आती है। कल की वीडियो में हमने पता क्या किया था? कल की वीडियो में पहले हमने NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके वहाँ से आपको सेकंड यूनिट करवाई थी, और फिर उसके बाद जो प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक है ना, उससे आपका रिवीजन करवाया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तो जो प्रतीक शिवालिक सर की बुक है उससे अपना टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, और फिर बाद में आपका जो फास्ट रिवीजन बोलने की पूरे चैप्टर का वो NIOS से करवा देंगे। और भाई जो NIOS के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, मतलब जो भी बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं, और मुझे लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो मैंने साथ के साथ इस चैप्टर के अंदर अलग से ऐड कर रखी है। ठीक है। उस बात की भी टेंशन मत लेना कि कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें वो इसके बुक के अंदर ना हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी व्यक्तित्व की प्रगति एवं संकल्पना। इसमें बोला है कि जो व्यक्तित्व शब्द है ना, ये लेटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोमन अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाला मुखौटा। जो पर्सनैलिटी शब्द है लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पर्सोना। और रोमन अभिनेताओं ने इसका जो एक शब्द है उसका अर्थ क्या बताया है? मुखौटा बताया है। ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या बताया है? मुखौटा बताया है। और पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोला है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बारे में शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक बनावट के बारे में सब कुछ की समग्रता है। मतलब इन्होंने बोला है कि जो पर्सनैलिटी है ना, व्यक्ति के अंदर जो भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, या तो वो फिजिकली हो, इमोशनल्स हो, या मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल हो गया, मतलब सारे के सारे डेवलपमेंट मिलकर व्यक्ति का जो विकास करते हैं, मतलब जो पर्सनैलिटी व्यक्ति की उभरती है ना सारे डेवलपमेंट का यूज होकर, वही इन्होंने क्या बोला है? एक रियल पर्सनैलिटी बोला है। ठीक है। आगे देखो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कि व्यक्ति वही है जो व्यक्ति है, जो कुछ दिखाई देता है वही व्यक्ति के अंदर होता है। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो पर्सनैलिटी है ना, वो जो व्यक्ति है मतलब जो रियल में है और जैसा वो दिखाई देता है वही व्यक्ति के अंदर ही होता है। तो मतलब रियल में हमारी पर्सनैलिटी वही होती है, मतलब जैसे हम हैं हम वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं, और वही हमारे अंदर क्या होता है? विचार होते हैं। तो वही हमारी पर्सनैलिटी है। ये नहीं है कि हम किसी के बारे में ये बोलते हैं कि मुंह के सामने तो उसके बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करे और बाद में उसकी बुराई करे। ठीक है। तो वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं आता। पर्सनैलिटी के अंदर वही आता है जो हम रियल में होते हैं। ठीक है। मीन्स ये मान के चलो कि जो हम किसी चीज़ के प्रति हमारे सेम विचार है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। ठीक है। कि मान के चलो कि किसी को है ना मांस, मिट्टी और अंडा खाना नहीं पसंद। ठीक है। तो उसका नाम सुनते ही उसका जो बिहेवियर है ना वो हर टाइम सेम रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। ये नहीं है कि एक के सामने तो बोले कि ना भाई मैं मांस मिट्टी नहीं खाता, और दूसरे बंदे के साथ बैठ के वो खाने ही लग रहा है, तो मतलब ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं आता। पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो रियल में हमारे बिहेवियर के अंदर होती हैं। मतलब या वो हमें कोई आज पूछे या हमसे कोई वो 2 दिन के बाद पूछे, वो सेम ही रहेंगी। ये पर्सनैलिटी के अंदर आता है। आगे देखो, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, मतलब हर व्यक्ति क्या है? यूनिक है। और जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते। सभी के सभी व्यक्ति क्या है कि यूनिक हैं, और सभी जुड़वा भी हैं। वो मतलब बिल्कुल टिकटॉक एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो उनके अंदर भी होता ही है। और वो परिवर्तन कैसे आता है? वो हमारी जो पर्सनैलिटी उभर कर आती है ना, उसी से आता है। अब देखो, आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया के कारण व्यक्तित्व शिथिल न होकर गतिशील होता है। क्या बोला है? जो हमारी आनुवांशिकता है और पर्यावरण है, इसकी जब परस्पर क्रिया होती है, इसके बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था कि कैसे तो आनुवांशिकता प्रभावित करती है और कैसे पर्यावरण प्रभावित करता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं ना, तो उससे व्यक्ति जो उसका मतलब पर्सनैलिटी उभरती है
वो शिथिल न होकर गतिशील है। ये इसका मतलब क्या है लाइन का, ये देखो कि अनुवांशिकता है हमारी सेम है। मान लो दो जुड़वा बच्चे हैं, उनके अंदर जो अनुवांशिक गुण है, जीन के गुण हैं, वो बिल्कुल सेम आए हैं, लेकिन उनको जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग दे दिया, तो उसकी वजह से उनका व्यक्तित्व है ना एक जैसा न होकर गतिशील होगा। अब ये मान के चलो कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही गांव के अंदर रह रहा है, ठीक है, और फिर उसकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद वो रहने लगा शहर के अंदर, तो मतलब कुछ तो परिवर्तन उसके अंदर आएंगे, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो यही क्या है कि जो व्यक्तित्व है ना वो शिथिल नहीं है, उसके अंदर क्या है, परिवर्तन आते रहते हैं। आगे देखो, किसी के पास जो कुछ है उसका एकीकृत समग्र योग, कोई अपने लक्षणों को समग्रता में छिपा नहीं सकता। क्या बोला, इस लाइन का मतलब है कि जिसके पास जो भी एबिलिटी है उसका एकीकृत समग्र योग, मतलब उसका जो इंडिविजुअल समग्र योग अपने लक्षणों के, मतलब जिस व्यक्ति का जैसा व्यवहार है ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले उसका वो व्यवहार उसके लक्षणों के अंदर दिख जाएगा। ये क्या है, ये पर्सनैलिटी है। मतलब जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होगी वो उसके अंदर झलक ही जाएगी। मतलब कई बार हम पर्सनैलिटी, कई बार क्या, ज़्यादातर लोग पर्सनैलिटी देख कर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का होगा। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद क्या है, व्यक्तित्व है। मतलब दोनों के मिलन से जो बनता है वो क्या है, व्यक्तित्व है। आगे देखो, सामाजिक माध्यम से सामाजिक ताकतों द्वारा पोषित होता है। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी सामाजिक माध्यम से सामाजिक ताकतों द्वारा क्या होती है, पोषित होती है। पर्यावरण के लिए खुद को समायोजित करना व्यक्तित्व है। मतलब पर्यावरण के लिए अपने आप के अंदर पर्यावरण के अनुसार, मान के चलो कि आज हम अगर हरियाणा के अंदर रह रहे हैं, अगर हम घूमने के लिए शिमला चले जाते हैं, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हम जो कपड़े यहाँ यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ सर्दी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए अपने आप को समायोजित करना, पर्यावरण के अनुसार खुद को समायोजित करना भी क्या है, एक पर्सनैलिटी का अच्छा गुण आता है। और व्यक्तित्व क्या है, आत्म चेतन है। जो पर्सनालिटी है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मतलब खुद के बारे में व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, व्यक्तित्व है एक। अब हम सबको ये पता होगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये पसंद है, मुझे यहाँ जाना पसंद है, ये करना पसंद नहीं है, ये करना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं भाई। आगे देखो, व्यक्तित्व के सिद्धांत। जो व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन है ना, ये देखो जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये मैंने अलग से लिखे हुए हैं। कहाँ से लिखे हैं, ये NIOS की बुक से लिखे हैं, जो इस बुक के अंदर नहीं दिए हुए थे। जो पर्सनैलिटी की ट्रेड थ्योरी है वो किसने दी है, JW ने दी है और आलपोर्ट ने दी है। आलपोर्ट की थ्योरी तो हमने लगभग ये मान के चलो किसी टेट की तैयारी की होगी तब पढ़ ली होगी। RB कैटल की भी पढ़ी थी हमने, और HJ आइजैक की भी पढ़ी है हमने, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी किसने दी है, JW ने दी है, आलपोर्ट ने दी है, RB कैटल ने दी है और HJ आइजैक ने दी है। इन चारों के नाम क्या, ध्यान रखना। आगे देखो, देखो कि हम खुद को कुछ बुनियादी विशेषताओं तक सीमित रखते हैं जो मानव व्यक्ति के अनुरूप और विशिष्ट हैं। इसने क्या बोला, ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है कि हम है ना अपने आप को कुछ बुनियादी विशेषताओं तक सीमित रखते हैं जो मानव व्यक्तित्व के अनुरूप और विशिष्ट है। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुनियादी फिक्स विशेषताएं होती हैं जो व्यक्तित्व के अनुरूप व्यक्ति को ढालती है। हम ये नहीं बोलते कि भाई वो व्यक्ति तो बहुत शर्मिला है, वो बहुत चंचल है, या वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत होशियार है। तो ये क्या है, हमारी ये बुनियादी विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको उभारती हैं। आगे देखो, ये दिए हुए हैं दो, वो बताई हैं इसकी विशेषताएं, किसकी, ट्रेड थ्योरी की। दो विशेषताएं बोलो क्या, लक्षण बोलो। आसानी से देखने योग्य लक्षण सतही गुण कहलाते। PYQ बना हुआ भाई, यहाँ से ध्यान से देखना। जो है ना सतही गुण होते हैं, ठीक है, सरफेस ट्रेट बोले, मतलब व्यक्तित्व के आसानी से देखने योग्य गुण, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारे सतही गुण होते हैं। और जो स्रोत लक्षण होते हैं और गहरे वाले क्या होते हैं, जो गुण दिखाई न दे, वो कौन से हो गए, स्रोत लक्षण हो गए, ठीक है। अब देखो ये अलग से पॉइंट लिखा हुआ है बात तो वही है, लेकिन गुण सिद्धांत में इसका नाम क्या है, गुण सिद्धांत, या बोले कि ट्रेड सिद्धांत। गुण सिद्धांत में
आसानी से दिखने वाले गुणों को स्थयी गुण बोलते हैं एवं गहराई से पाए जाने वाले गुणों को स्रोत गुण बोलते हैं। ठीक है, अब जो गुण हमें दिखाई देते हैं वो तो क्या हो गए, अस्थायी गुण हो गए। इसके एग्जाम्पल हम खुद सोच सकते हैं, जैसे जो चीज़ हमें दिखाई दे और जो दिखाई न दे, इसके एग्जाम्पल देखो आप। जो चीज़ दिखाई ना दे कैसी होगी, जैसे किसी के विचार हो गए, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसके विचार कितने गहरे हैं। ठीक है, और सतही गुण देखकर हम किसी व्यक्ति की उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ कैसा होगा। ये इसमें अंतर हो गया। अब देखो यहाँ से ये भाई 12 मूल लक्षण बताए हैं, मतलब ट्रेड थ्योरी बताई है 12, इनको ध्यान रखना। मतलब ये यहाँ से सिर्फ जो 2022 में पेपर हुआ था ना, सिर्फ एक क्वेश्चन बना है एक शिफ्ट के अंदर इन 12 के 12 ट्रेड से, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते भाई, करना तो हमें हर एक चीज़ पड़ेगी। है तो आसान, लेकिन बात है रिवीजन की। ठीक है, वो करते रहना, हो जाएंगे याद आपको। अब देखो उत्तेजना विषाद, जिसको इंग्लिश में करना है भाई इंग्लिश में कर लेना, और जो हिंदी में कंफर्ट है वो हिंदी में कर लेना, दोनों साथ में दिए हुए हैं। उत्तेजना विषाद, उत्तेजना विषाद का मतलब कि एकदम व्यक्ति के अंदर जो उत्तेजना होती है ना, मतलब कि स्टिमुलेशन बोल सकते हैं एकदम। और एक होता है इसका, इसमें ट्रेड थ्योरी में इसमें क्या है, मतलब एक चीज तो साइड में दे दी पॉजिटिव और दूसरी तरफ उसका दे दिया अपोजिट। मतलब एक साइड क्या है, मान के चलो कि एक साइड अच्छाई है तो एक साइड बुराई है, ये दोनों चीजें वही हैं। अगर उन दोनों को ध्यान में रखोगे ना कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो हम अंदाजा लगाकर जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर देंगे। देखो जिसमें इसमें बोल दिया कि उत्तेजना विषाद, तो उत्तेजना विषाद मतलब जो एक्टिव ज़्यादा हो। ठीक है, जो मतलब किसी प्रतिक्रिया, किसी भी चीज़ के प्रति एकदम प्रतिक्रिया कर सके। और ये हो गया अभिविदिलिता, मतलब अभिविदिलिता जो मतलब पढ़ने से ये दिखा पता लगता है कि जो विलंब करे। ठीक है, मतलब ऐसे विलंब करे। इसके तो अंदर क्या होगा, जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट और सौम्य रूप से बोल सके। ये गुण बता रखे हैं पर्सनैलिटी के, जो स्पष्ट और सौम्य रूप से अपनी बात को बोल सके, वो तो हो गया उत्तेजना विषाद। और जो अभिविदिलिता हो गया, ये क्या हो गया, जो कम बोलता है और जो क्या होता है, चिंतित होता है। ठीक है, आगे देखो आगे दे दिया जर्नल मेंटल कैपेसिटी। जर्नल जो हमारी सामान्य कैपेसिटी होती है, जर्नल लगभग ये मान के चलो कि पूरी की दुनिया में 80% लोग इसी के अंदर आते हैं। 20% मतलब 20% में तो 10% तो आ गए बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट, और जो 10% बच गए वो आ गए कौन से, जो मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, कमी होती है, वो वाले आ गए। तो ये देखो कि जर्नल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर आ गए सामान्य बुद्धि का क्षमता, जो बुद्धिमान हो गए, स्मार्ट हो गए। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, जो बुद्धू हो गए, मानसिक दोष हो गया, बुद्धू हो गए, सुस्त हो गए और दबा हुआ हो गया। आगे देखो कि जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जो इमोशनली क्या हो, स्टेबल हो। और इस साइड क्या आ गई, जो इमोशनली स्टेबल ना हो भाई, स्टेबल स्टेबल सॉरी ध्यान रखना भाई। ठीक है, जो इमोशनली स्टेबल ना हो वो जैसे भावनात्मक रूप से विक्षिप्त आ गए, जैसे विभिन्न प्रकार के काम से जी चुराने वाले, अपरिपक्व आ गए। ठीक है, ये तो क्या होंगे, जो होंगे मतलब जीवन के प्रति यथार्थवादी, जो जीवन में रियलिटी है ना उसको अपनाने वाले। और ये क्या होंगे, काम से जी चुराने वाले या काल्पनिक दुनिया में रहने वाले। आगे देखो ये हो गए प्रभुत्व या आत्मविश्वासी या आक्रामक या स्वमुखर। और इस साइड क्या हो गए, अधीरता, मतलब ये क्या है, आत्मविश्वासी हैं और बिल्कुल मतलब ये बोले कि नरमाई से काम करने वाले हैं। और ये क्या है कि विनम्र है, अनिश्चित है और आत्मसंतुष्ट है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। मतलब ये तो आक्रामक ज्यादा है और इनके अंदर धैर्य ज्यादा है। आगे देखो उद्वेलन, उद्वेलन के अंदर आ गया जो हसमुख हैं, खुशमुख हैं, विनोदी हैं और मजाकिया हैं। इसका अपोजिट हो गया अवतोलन, जो उदासी हैं, उदास हैं, निराशावादी हैं और कौन से हैं, सुस्त हैं। आगे देखो सकारात्मक चरित्र है इनका और इनका निर्भर चरित्र है, मतलब ये लोगों को ध्यान देने वाले होते हैं। ये सामाजिक कार्यों को अनदेखा करते हैं, मतलब ये तो जो सोशल है हमारा उनके प्रति ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कौन क्या कर रहा है, और ये एक्टिव नहीं होते हैं मतलब सामाजिक कार्यों के प्रति। ये बस इतना ध्यान रखना, ऑप्शन में ऐसे आएगा कि जो ये दे दिया हम कि सकारात्मक चरित्र वाले लोग हैं उनके जो ट्रेड थ्योरी के अनुसार उसके जो अपोजिट में कैसे लोग होंगे, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर इनका मतलब हमें चला, सॉरी एक मिनट, क्या बोला कि जो इन ये वर्ड है ना,
ये वाले वर्ड, अगर इनका मतलब हमें पता चल जाए तो हम इनका अपोजिट तो अपने आप निकाल देंगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। और ये NIOS के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखे हैं, इनके अंदर कोई डिटेल ज़्यादा नहीं दे रखी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे हमें पढ़ने पड़ेंगे भाई। कितने हो गए थे हमारे? 7वां देखो, साहसी उत्तेजना विषाद। इसके अंदर लोगों से मिलना पसंद करना, विपरीत सेक्स में अधिक रुचि रखते हैं, और ये वाले लोग शर्मीले होते हैं, विपरीत सेक्स में अंदर कम रुचि रखते हैं। आगे देखो, संवेदनशील। ये भावनात्मक रूप से निर्भर, अपरिपक्व, मिलनसार, ध्यान चाहने वाले होते हैं, और ये परिपक्व, कठोर, संयमी, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आगे देखो, कौन से आ गए अब? 9वां, सामाजिक रूप से ये क्या होंगे? सामाजिक रूप से सभ्य होंगे, ठहरे हुए होंगे, और ये अनाड़ी होंगे और असभ्य होंगे। ये विश्वसनीय होंगे, विश्वास करेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे। इनके अंदर उत्तेजना होगी, इनके अंदर उत्तेजना नहीं होगी। ये रूढ़िवादी, मतलब पुरानी परंपराओं के प्रति क्या होंगे? उनको अपनाने वाले होंगे। ये पुरानी परंपराओं से क्या होंगे? मुफ्त क्या बोलते हैं उनको? मुक्त होंगे पुरानी परंपराओं से, भावना मुक्त। मतलब ये तो परंपराओं को बिल्कुल मान लेंगे, अपारंपरिक, सन की, पागलपन जैसी गड़बड़ियाँ करने वाले। और ये क्या होंगे? ये व्यवहारिक होंगे, और जो मतलब व्यवहार के अंदर है ना, जो आज का मॉडर्न जमाना है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, लेकिन ये डालने में थोड़ा सा क्या करेंगे? इनके अंदर परेशानी आएगी। और ये दुनियादारी के प्रति क्या होंगे? ज़्यादा एक्टिव होंगे, और ये दुनियादारी के प्रति ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे भाई। ठीक है, ये 12 के 12 हैं भाई, इनको मतलब रिवीजन करते रहना, दिमाग में रह जाएंगे कहीं ना कहीं। आगे देखो, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बहुत ही फेमस है भाई CTET के लिए तो, और इसके लिए भी फेमस है ही। लेकिन उसमें तो क्या था, हमने इड पढ़ ली, ईगो पढ़ ली, सुपर ईगो पढ़ ली, इड के अंदर क्या है, ये है, वो पढ़ लिया। लेकिन इसके अंदर है ना, हमें मतलब क्या है कि बिल्कुल क्लियर पॉइंट पता होना चाहिए, बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए इसमें। अब देखो कि जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था भाई सिगमंड फ्रॉयड ने। ठीक है, इनका मनोविश्लेषणवादक जो सिद्धांत है वो गतिशील है, और ये रहने देना, इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास संघर्ष और घटनाओं द्वारा निर्धारित होता है, जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं और गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ आते हैं। क्या बोल रहा है ये कि जो ये सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत है ना, ये अचेतन प्रकृति का है, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है ना, वो वाली चीजें समझना, और ये गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ आते हैं कि इड क्या है, सुपर ईगो क्या है, और ईगो क्या है। त्रिस्तरीय प्रणाली इन्होंने दी थी। कितनी? त्रिस्तरीय प्रणाली दी थी। इड के बारे में इन्होंने क्या बताया है, ये देखो एक बार, यहाँ से आपको समझ में बाद में आएगा, मतलब सही से नहीं आएगा, पहले ये वाली चीज देखो। इड के अंदर बताया है इन्होंने कि इड, जिसके अंदर इड ज्यादा होती है ना, वो पूर्णतः ही अचेतन होता है, मतलब वो कुछ भी अपने माइंड से नहीं सोचता, बिल्कुल अचेतन व्यवहार करता है। और जिसके अंदर ईगो होती है, वो आंशिक रूप से सोचता है कि हाँ ये चीज़ ठीक होगी, ये गलत होगी, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। और ये सुपर ईगो क्या होगी? पूर्णतः चेतन, मतलब पूरे एक्टिव माइंड से अपना निर्णय लेंगे, और हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे। और जो इड वाले हैं वो हमेशा खुद के हित के बारे में सोचेंगे, और ईगो वाले हैं वो मतलब बीच में रखेंगे कि खुद का भी फायदा हो जाए और दूसरों का भी नुकसान न हो। ठीक है, अब ये वाली चीज देखो। अब देखो कि इड के अंदर क्या बोल रहा है कि इड एक आंशिक रूप से चेतन, ये गलत लिख रखा है भाई इसके अंदर, जो बुक है ना इसके अंदर ये चीज गलत लिख रखी है। NIOS में, ये इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ठीक लिख रखा है। इड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड है, और इसमें लिखा कि आंशिक रूप से, आंशिक रूप से तो हमारा ईगो आ गया, लेकिन इड क्या है? इड पूर्णतः अचेतन है। इड मूल प्रवृत्ति की अधिकता, व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू, कोई तार्किक संगठन, मूल्यों की कोई भावना नहीं। मतलब इसके अंदर देखो, व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू है, मतलब ये चीज शुरू में होती है बच्चे के अंदर, और तार्किक संगठन, मूल्य की कोई भावना नहीं, मतलब उसके अंदर कोई तर्क नहीं कि किस रीजन से मैंने ये गलत काम किया, किस रीजन से मैंने ये सही काम किया। और इसके अंदर मूल्य जो हमारे एथिक्स होते हैं ना, उसकी कोई भावना नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं कि तेरे इस काम कार्य करने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छे और बुरे, खुशी के सिद्धांत के बीच में अंतर नहीं कर सकता। कौन? इड वाला। अब देखो ईगो,
ईगो क्या होते हैं, ये अर्ध चेतन होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ दूसरों के सॉरी भाई। आगे देखो सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है कि पूरी तरह से सचेत होते हैं, ठीक है। आगे देखो सिगमंड फ्रॉइड की आगे इसी थ्योरी के अंदर डिटेल से क्या दिया गया है, जो इन्होंने बताया है सिगमंड फ्रॉइड ने, कि जो कामेच्छा और शिशु कामुकता की भावना होती है इसके अंदर, किसके अंदर, इड के अंदर। कामेच्छा की भावना किसके अंदर होती है, इड के अंदर होती है। और विशुद्ध रूप से यौन गतिविधियों में बच्चा ज्यादा क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। देखो हिंदी में पढ़ेंगे ना, विशुद्ध मतलब शुद्ध रूप, विशुद्ध रूप, हम शुद्ध का विशुद्ध ऐसे अपोजिट सोच लेते हैं इसको, और इसको नेगेटिव में लेकर जाते हैं कि नेगेटिव रूप से सोचेंगे कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हिंदी में पढ़ने से ये लाइन का जो मतलब है वो गलत समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में देखो प्योरली सेक्सुअल्स एक्टिव, मतलब जो बिल्कुल सेक्सुअल्स की उसमें बिल्कुल एक्टिव होते हैं, वो वाले लोग किसके अंदर आते हैं, इड के अंदर आते हैं। यौन इच्छाओं का उत्थान एक एकीकृत व्यक्ति के विकास में मदद करता है। सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि अगर व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिजायर है ना वो कंप्लीट हो जाती है, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना वो अच्छा उभर कर सामने आता है। और कामेच्छा की भावना है वो हर एक जीव के अंदर मौजूद होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं भाई, जो एनआईएस के अंदर दी है ना, उसकी जो मेन मेन बातें हैं वो इसके अंदर बता दी। और वैसे तो अगर बुक के अंदर देखोगे तो बिल्कुल बड़ा सा पैरा दिखाया गया है, वो नीचे दिखाएंगे आपको आगे। आगे देखो ये स्टेज हमने शायद सी टेट के अंदर आपने पढ़ी होंगी, और एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 5 स्टेज दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, कि हर स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है वो होती है। कैसे बताई इन्होंने, कि ओरल जोन के अंदर जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, जो कि शिशु को होठ चूसने का आनंद मिलता है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। और जो एनल स्टेज होती है गुदा अवस्था, इसके अंदर बच्चा जो गुदा निष्कासन या गुदीय क्रियाओं के माध्यम से बच्चा बहुत आनंद लेता है, मतलब लाइक सुसु और पोटी करने में बच्चा क्या करता है, ज्यादा आनंद लेता है। आगे है जननांग अक्षेत्र या जेंटल जोन, जिनको फैलिक अवस्था भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ में आया था कि फैलिक स्टेज की क्या विशेषता है। इस साल के 3 से 5 वर्ष का बच्चा, इस स्टेज में बच्चा अपने जो जननांग अंगों को छूकर क्या करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। आगे है 4th स्टेज लेटेंसी स्टेज, ये होती है 6 से 13 साल तक की। इस स्टेज को सुसुप्तीय अवस्था बोलते हैं, जहाँ समाज के दबाव के कारण बच्चा कामुकता से क्या करता है, बचता है, ठीक है। और इसी स्टेज के अंदर 6 से लेकर 12 साल की उम्र में बच्चों में क्या है, जो लड़की होती है, लड़की के अंदर जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से जो लड़की है अपने पिता के प्रति ज़्यादा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। और जो बॉयज हैं, बॉयज के अंदर ओडिपस ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, और बॉयज अपनी माता के प्रति ज़्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये भाई बुक से लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। आगे देखो, आगे है निर्धारित अवस्था या स्थायी अवस्था। किशोर अवस्था की इस अवस्था के दौरान समलैंगिक या विषम लैंगिक रुचियों का विकास होता है, मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति बच्चा ज्यादा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड की तो थ्योरी हमने कर ली व्यक्तित्व की, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इड, ईगो, सुपर ईगो, और फिर लिबिडो के बारे में देखा कि बच्चे की जो हर स्टेज के अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है। फिर ये 5 स्टेज दी हुई है, इनको ध्यान रखना। ये इधर देखो एक बार, सिगमंड फ्रॉइड ने पाया है कि उसके अधिकतर मरीज यौन संबंधों पर रोक यानी सेक्स की ओर गैर संतुष्टि के कारण पीड़ित हैं। यौन इच्छाओं की संतुष्टि एक समावेशित व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। यही बात है भाई, कौन सी वाली, ये बात है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि से एक एकीकृत व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखो अल्फ्रेड एडलर। हाँ भाई देखो, हमने है ना सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पहले पढ़ रखी है, इसकी वजह से हमने इस बुक से वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। लेकिन अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी आप में इसमें 4 लाइन दे रखी है, और इसका पढ़ने से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। एक बार देखो, मैं सिर्फ जो बुक में लिखा वो बताती हूँ आपको, और फिर अपने वर्डों में बताऊंगी, फिर आप खुद हिसाब लगा लेना कि आपको समझ में कौन सा आया है। कि अल्फ्रेड एडलर ने क्या बोला है कि आत्म पुष्टि सेक्स की भूमिका कम से कम, बचपन की अपर्याप्तता मुख्य रूप से हीनता की भावना से विकास के लिए जिम्मेदार, जीवन की शैली द्वारा आकार, 2 कारक, पर्यावरण के भीतर आंतरिक आत्मा और बल, अपने पर्यावरण से प्राप्त आत्म संरचना छाप बनाता है, सामाजिक संपर्क का प्रभाव। कुछ समझ में आया इससे कि इस
का जो अल्फ्रेड एडलर है रियल में ये कहना क्या चाहते हैं। ये मतलब ये थोड़ा सा इसमें यहाँ से पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ी सी और डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ से लिख रखा है कि कॉपी से रीड करना है। और साथ में है ना, इसको अभी के अभी हम NIOS से भी कवर कर लेंगे। जो अल्फ्रेड एडलर थे ना, इन्होंने जो सिगमंड फ्रॉइड है उसके विचारों की आलोचना की है। इन्होंने जो बताया है कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने तो क्या है कि सेक्सुअल डिजायर पर ज़्यादा क्या दी है, ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन इन्होंने इस बात का क्या करी है, आलोचना करी कि ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेज के अंदर व्यक्ति की सिर्फ इसी उससे व्यक्तित्व का विकास हो। ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व को और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व के विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये इन्होंने बोला है, किसने, अल्फ्रेड एडलर ने। इन्होंने बोला है कि सृजनात्मकता स्वयं का अन्वेषण है, जो हमारी क्रिएटिविटी है वो स्वयं की खोज है। ये किसने बोला है, अल्फ्रेड एडलर ने। मतलब व्यक्ति स्वयं खोज करके क्या बनता है, क्रिएटिव बनता है। और क्या बोला अल्फ्रेड एडलर ने, व्यक्तित्व के विकास को उभारने के लिए बोला है कि जो व्यक्तित्व का विकास है ना वो सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके के प्रभाव पर बल देती है। ये भी किसने बोला, एडलर ने बोला है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो समाज के साथ संपर्क में आने से प्रभावित होता है। एडलर के अनुसार यौन आवेग नहीं है अपितु आत्म स्थापन प्रमुख प्रेरणा है। इसने यौन की भूमिका को क्या कर दिया, कम कर दिया है। और फिर इन्होंने जीवन की दो शैलियों के आकार दिए हैं कि एक तो हमारी इनर वो होती है, इनर आत्मा होती है, इनर सेल होती है, ठीक है। एक तो हम खुद होते हैं, मतलब जो हम रियल में बनना चाहते हैं या हम जो रियल में हैं। और दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा पर्यावरण के दबाव में आकर जो हम बनते हैं, वो वाली चीज़ इन्होंने बताई है कि वो हमारा रियल व्यक्तित्व क्या है हमारा। एक तो हम रियल में जो हैं, जो हम खुद हैं, अपने अंदर हैं। एक वो जो हम पर्यावरण के दबाव में आकर हम क्या करते हैं, अपने अंदर जो परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से हिसाब लगा के भी बना लेना। जैसे ये मान के देखो कि इनर सेल का मतलब है कि एक व्यक्ति को क्या है कि उसको पढ़ना पसंद है, वो पढ़ना चाहता है, अपनी अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पर्यावरण के दबाव, पर्यावरण के अंदर परिवार भी आ गया, परिवार के दबाव के कारण वो बच्चा क्या करता है, पढ़ाई न करके कुछ काम करने लग जाता है। तो व्यक्तित्व का विकास ऐसे मतलब अलग अलग रूप है जो समाज के कारण, पर्यावरण के कारण व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो इन्होंने बोला है कि अपने वातावरण से प्राप्त आत्म संरचना छाप बनाती है, कि जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं उससे हमारा जो हमारी आत्म संरचना है, सेल्फ स्ट्रक्चर्स है, वो बनता है। व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के अनुभव का व्यक्ति की जीवन शैली पर काफी प्रभाव पड़ता है। ये बात बहुत ही अच्छी बोली इन्होंने कि व्यक्ति को जो प्रारंभिक जीवन है, जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था का जीवन है ना, उसका प्रभाव बच्चे पर जीवन पर्यंत पूरे के पूरे जीवन प्रभावित करता है उसका। कि मान के चलो कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होती है, ये हमने पढ़ा होगा। जो आपराधिक प्रवृत्ति है ना बच्चे में, वो कब विकसित होती है, वो बाल्यावस्था के अंदर विकसित होती है। अगर इस स्टेज के अंदर बच्चा अच्छे गुण, अच्छे नैतिक व्यवहार और अच्छे से बोलचाल, मतलब अच्छा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता, समाज के साथ अच्छे संपर्क है, तो बच्चा क्या है, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। लेकिन इसी स्टेज के अंदर अगर बच्चा क्या है, आपराधिक प्रवृत्ति का बन गया, तो सारी की सारी उम्र वो नशे पत्ते के अंदर क्या होगा, चला जाएगा। और आगे देखो कि सामाजिक संपर्क का प्रभाव बच्चे के अंदर पड़ता है। आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि अल्फ्रेड एडलर के विचार क्या थे। अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट ए सेकंड, आपको NIOS से दिखाते हैं कि NIOS में इसके बारे में क्या बताया गया है। ये देखो ये आ गया अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी। एडलर के अनुसार यौन आवेग नहीं अपितु आत्मसम्मान प्रमुख प्रेरणा है। जो मैंने ये लाइन अलग से लिख रखी है। अल्फ्रेड के सिद्धांत ने यौन की भूमिका को कम कर दिया है, जिस पर फ्रायड ने इतना बल दिया था। एडलर सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखी जीवन शैली विकसित करने का प्रयास करता है, जिसमें यौन इच्छा की मामूली भूमिका है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अनोखा जीवन होता है और उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है ना, एक ये छोटी सी मामूली सी भूमिका है। एडलर का मानना है कि बचपन की अपर्याप्त आरंभ में ही हीन भावना विकसित करने मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्या बोला, देखो ये लाइन एक बार, कि बचपन के अंदर बच्चे में जो अपर्याप्त आरंभ में हीन भावना आ जाती है, वो उसको विकसित करने के अंदर मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। हीन भावना का उदय जीवन में अपूर्णता
या कमी के कारण होता है, या विकास के उच्च स्तर की प्राप्ति में सहायक होता है। मतलब मान के चलो कि किसी व्यक्ति को शुरू में ये बोल दिया कि भाई तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। ये बात बच्चे ने अपने मन पे लगा ली, और फिर क्या इस चीज से या तो वे ये सोच लेगा कि यार मैं तो सच में कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो ये सोच लेगा कि ये चीज तो मुझे करके दिखानी है भाई, ठीक है। हमारे पास डेमोस्थेनिक का उदाहरण है। ये देखो, जो बचपन में हकलाता था लेकिन वह विश्व का सबसे बड़ा वक्ता बना। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपनी युवा अवस्था में काफी कमजोर थे, लेकिन बाद में नियमित व्यायाम द्वारा शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति बन गए। अपनी हीनता को दूर करके श्रेष्ठता की भावना प्राप्त करने का प्रयास किया। जीवन शैली में उसके व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है। मतलब यही व्यक्ति है, यही बात बता रखी है कि व्यक्ति कई बार जो उसमें कमी होती है ना, वो उसको सुधार करके बहुत ही अच्छे लेवल पर चला जा सकता है। एडलर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वयं की रचना बनाता है। मतलब व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, जो उसकी अनुवांशिक विरासत और पर्यावरण से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होता है। एडलर कहते हैं कि जीवन शैली सृजनात्मकता स्वयं अन्वेषण होती है। जो मैंने ऊपर लिखी थी ये बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने अलग से ऐड कर रखी है। जो सृजनात्मकता है ना, वो अपने आप अन्वेषित होती है, मतलब अपने आप खोजी जाती है, और कुछ ऐसा बनता है जो पहले कभी भी नहीं था। या सृजनात्मकता स्वयं जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, या पोषण द्वारा प्रभावित होती है। मतलब ये जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है, या क्या है, पोषण द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। अतः सामाजिक अंतःक्रिया के प्रभाव पर बल देते हैं। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना व्यक्तित्व की अपनी कमजोरी व हीन भावना को कम करने में मदद करता है। यह उसे अपनी श्रेष्ठ भावना को प्रकट करने में सहायक है, ठीक है। आगे होगा भी अल्फ्रेड एडलर। अब तो समझ में, अब आगे देखो एक बार दोबारा अपने नोट्स पे आ जाते हैं। बड़ी यूनिट है भाई, ये बहुत बड़ी यूनिट है। बुक में तो आपको छोटी लगेगी, लेकिन NIOS से करोगे ना तब पता लगेगा। 150 पेज की है ये यूनिट। आगे देखो, तीन वैज्ञानिकों के बारे में हमने इसमें देखा है, सिगमंड फ्रॉइड और अल्फ्रेड एडलर और कार्ल्स जंग। इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मानसिक क्रियाकलाप, 4 तरह की मानसिक क्रियाकलाप होती है जिससे व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। क्या क्या बताई है, संवेदना, सोच, अंतर्ज्ञान और भावना, सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन और फीलिंग। इनको याद रखना, SITF, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये टी है भाई, SITF ऐसे ही याद करना इसको, ठीक है, SITF ऐसे। देखो, जो थिंकिंग एंड फीलिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब सोच और भावना एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि TF, ठीक है, TF लिखा है कि TF एक दूसरे के, थिंकिंग और इंट्यूशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। थिंकिंग एंड फीलिंग एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और आगे देखो, ये क्या है, सेंसेशन एंड इंट्यूशन, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए क्या है, SI एक दूसरे के अपोजिट है और TF एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये T सही से नहीं बना हुआ, SI एक दूसरे के अपोजिट है और TF एक दूसरे के अपोजिट है। आगे देखो कि जो प्रमुख मानसिक गतिविधि चिंतन से, ठीक है, जो व्यक्तित्व का विकास है वो प्रमुख मानसिक गतिविधि को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये देखो कि यदि व्यक्ति की प्रभावी क्रिया सोचना है तो व्यक्ति का अचेतन भावना की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब अगर व्यक्ति की जो प्रभावी मतलब इफेक्टिवनेस क्या है, थिंकिंग है, तो व्यक्ति की अचेतना भावना की ओर प्रवृत्त है। देखो, अगर हम सिर्फ इस लाइन को पढ़ें कि व्यक्ति की जो अचेतना है वह भावना की ओर प्रवृत्त है, तो ये अधूरी सी लाइन लगती है। इसलिए मैंने NIOS से इसको कंप्लीट कर दिया कि यदि व्यक्ति की प्रभावी क्रिया सोचना है तो व्यक्ति का जो अचेतन भावना है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फीलिंग है, वो उसकी क्या, उसकी प्रवृत्ति को दिखाती है। फिर इन्होंने ये बताया है कि जो एक्सट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट है उसकी विशेषता क्या है। एक बार एक्सट्रोवर्ट की देख लेते, फिर इंट्रोवर्ट की देख लेंगे। एक्सट्रोवर्ट क्या है कि भाषा में धारा प्रवाह होती है, अच्छे से बोल सकते हैं सभी के साथ, चिंताओं से मुक्त होते हैं, दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, अनुकूल मतलब अपने आप को किसी भी वातावरण में अनुकूल ढाल लेते हैं, या फ्रेंडली होते हैं, अच्छे से मतलब जल्दी ही क्या है, फ्रेंड बना लेते हैं, आसानी से शर्माते नहीं हैं, एथलेटिक में रुचि रखते हैं, उद्देश्य डाटा द्वारा शासित। देखो ये समझ नहीं आया क्या लिख दिया, ये उद्देश्य डाटा द्वारा शासित, ठीक है। अगर
एक बार अंदाजा लगाओ कि यही लाइन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि उद्देश्य डाटा द्वारा शासित गवर्नमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डाटा, तो मतलब ये मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताया हुआ है। तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब उनके अंदर कम फीलिंग होती है। क्या है इसका अंदर के मतलब क्या है कि उसके अंदर फीलिंग कम होती है, उद्देश्य डाटा द्वारा शासित। ठीक है, इनको ध्यान रखना भाई। जो लैंग्वेज दी हुई है, मतलब पिछली बार तो 2022 के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज उठाई हुई थी, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा हमें। बाकी चीजें वो हम देख के पता लगा सकते हैं कि लचीले होंगे, अनुकूलीय होंगे, बीमारियों और निजी कामों की उपेक्षा। हाँ, एक ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो खुद के प्रति कम ध्यान देते हैं, खुद की चीजों के प्रति। कौन? जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और आक्रामक होते हैं, बेशरम होते हैं भाई, और लोकप्रिय भी होते हैं। आगे देखो अंत है इंट्रोवर्ट की। इंट्रोवर्ट भाषण से ज्यादा लिखने में बेहतर होते हैं, इच्छा करने के लिए चिंता करने के इच्छुक होते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, आसानी से शर्मिंदा, मतलब जल्दी क्या है एम्बेरेस फील करने लगते हैं कि हाय ये मैंने कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, जैसी ऐसी चीजें। किताबों और पत्रिकाओं में रुचि ज्यादा रखते हैं, व्यक्तिपरक भावना से अधिक प्रभावित होते हैं, लचीलेपन में कमी होती है और हमेशा केयरफुल रहते हैं, विनम्र होते हैं, बिल्कुल धैर्य पेशेंस होता है इनके अंदर, और धैर्य होते हैं और लोकप्रिय होते नहीं है भाई। ठीक है, ये विशेषता है, मतलब एक बार पढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट के, ये इंट्रोवर्ट की हैं। और जो उभयचरी हैं, एम्बीवर्ट उसको बोलते हैं, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं। फिर जो कार्ल्स जंग है ना, इनने संपूर्ण व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं। कौन से? ये देखो 3 तत्व बताए हैं। चेतन अहम, व्यक्तिगत चेतन और सामूहिक चेतन। मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में बिल्कुल एक पॉइंट पर टिक कर खुद के बारे में सोचना, व्यक्तित्व चेतन, और समूह के अंदर सोचना, मतलब चेतन समूह के बारे में सबकॉन्शियस माइंड से सोचना, कॉन्शियस माइंड से सोचना। देखो द कॉन्शियस ईगो, चेतन, इसका मतलब है होने की भावना, सोचना, महसूस करने और याद रखने और सचेत पहलू, मतलब कि क्या कुछ होना है, सोचने, क्या महसूस करते हैं, वो वाली चीजें इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर क्या है, व्यक्तित्व अचेतन के अंदर जो हमारी दमित और दबे हुए अनुभव, चेतना के लिए सुलभ व्यक्ति के सामाजिक अनुभव शामिल है। ठीक है, इसके अंदर तो क्या है कि जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमें चीज एट प्रेजेंट याद रहती कि हाँ मैं ऐसा हूँ या ये वाली चीज ऐसे है। लेकिन इसके अंदर व्यक्तिगत अचेतन के अंदर क्या है कि जो हमारे अनुभव है ना, वे क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं, दमित होते हैं, दबे हुए होते हैं, जिसका हमें मतलब हम एट प्रेजेंट उनको नहीं सोच सकते, लेकिन जब हमारे सामने उसकी जो कंडीशन आती है ना, उसके अनुसार जो हम अपने आप का व्यवहार दिखाते हैं, वो वाली चीज इसके अंदर आते हैं। और सामूहिक अचेतन, ये देखो भाई, इससे है ना 11 नवंबर 2019 की शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 इस लाइन से उठाया गया कि सामूहिक अचेतन क्या है। और सामूहिक अचेतन क्या हो गया, आदिम जलाशय जिससे अन्य सभी प्राणी निकलते हैं। इसको समझ में आया, इस लाइन से कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ता। और पीवाईक्यू में क्या है कि ये सामाजिक विरासत कहते हैं, ये प्रकृति में पुराने, मतलब जो हमारे पुराने ख्याल होते हैं, जो पुरानी चीजें होती है, जो समूह के अंदर मतलब पहले से जो चीजें हमारे समाज के अंदर चली आ रही हैं, मानसिक विरासत, जो हमें विरासत के अंदर चीज मिल गई, वो वाली चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। लाइक जैसे पहले क्या है कि पहले वाले लोगों के दिमाग में था कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये मानसिक विरासत के अंदर उनके चीज आई थी, लेकिन अब ये चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिर कोई एग्जाम्पल और ले लो कि लड़कियों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए शाम को, ये अभी भी मानसिक विरासत बनी हुई है और बनी ही रहेगी। ठीक है, मतलब बाकी अगर आपको इससे अच्छा कोई और एग्जाम्पल दिमाग में सूझे तो मुझे ही बता देना। आगे देखो व्यक्तित्व का विकास, सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं की अवधारणा, अपने बारे में अपने दृष्टिकोण पर निर्भर, मतलब अपने बारे में जो खुद के क्या हमारे विचार है, वो चीज क्या आती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा, अच्छी तरह से विकसित, सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित जो व्यक्तित्व है, वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि अच्छी तरह से विकसित और सामंजस्यपूर्ण, मतलब हर एक जगह अपने आप को समायोजित करने वाला व्यक्ति पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि स्वयं अवधारणा,
बच्चे की धारणा या स्वयं के बारे में दृष्टिकोण कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पोटेंशियल्स है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मैं मतलब अब तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आगे के लिए, कि भी खुद को हमें इतना पता होता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, ये चीज़ मुझसे नहीं होगी। तो ये चीज़ क्या है कि सबको अपनी एबिलिटी के बारे में पता है। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट रियल में एट प्रेजेंट जो हमें पता है कि हाँ मैं ये हूँ और जो मैं ये बन सकता हूँ, वो वाले किस चीज़ के अंदर आ गई, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर। और जो एट प्रेजेंट है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया। माइनर सा अंतर है, ध्यान रखना। और फिनोमियल से सेल्फ क्या होती है, असाधारण स्वरूप, पर्यावरण का वह भाग जिसमें वह रहता है या रहती है। मतलब वह चीज जो हम ना तो एट प्रेजेंट हैं और ना हम उसको कर सकते, लेकिन हम उसको करना चाहते हैं, मतलब रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन में रहते हैं, ठीक है। असाधारण या कथित वातावरण, शेष वातावरण जिसके बारे में वह जानता है या जानती है, जिसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। ये बड़ी चीजें आ गई इसके अंदर। एक नवजात शिशु दुनिया को भ्रमित द्रव्यमान मानता है भाई, ठीक है। ये वैसे NIS से लिखियो की बात इंपॉर्टेंट है कि एक नवजात शिशु है ना, दुनिया में शुरू को भ्रमित द्रव्यमान के समान मानता है। आगे देखो, परिपक्वता के साथ धारणाएं बदलती रहती हैं और व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। अब आ गया मोटिवेशन। व्यक्तित्व वही वाला टॉपिक है भाई, ये उसके अंदर मोटिवेशन के बारे में बताया गया है कि एक या अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति क्या है, उत्तेजना है। एक प्रभाव या अधिक प्रभाव। अब हमने CTET की तैयारी की जब, ये तो पढ़ा होगा NDAGAR पढ़ा होगा लगभग। तो इसका मतलब नीड हो गया, डिजायर हो गया, अराउजल हो गया, गोल हो गया, अचीव हो गया और रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और देखो जो मोटिवेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अराउजल हो गया, जागना भी, हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर उस चीज़ को बनाए रखना कि हाँ मैं आज मैंने इतनी कर ली, कल मैं ये करूँगा। और फिर गतिविधि को विनियमित करना, मतलब रेगुलर उस चीज़ को करते रहना। अब ये मान के चलो कि इसकी प्रोसेस कितनी दे दी, मोटिवेशन की 3 प्रोसेस बता दी इनने कि जागना। जो इस वीडियो को देख रहा है, सीधी सी बात है भाई, वो DSSB तैयारी के लिए क्या हो गया, जाग गया है वो, ठीक है। और बनाए रखना, जिसने 3 वीडियो देख ली है वो आगे की वीडियो भी देखेगा कि हाँ मैं इसकी अच्छे से तैयारी करूँगा। तो मतलब वो क्या है कि उसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है, और फिर उस चीज़ को क्या करना, रेगुलर बनाए रखना उस चीज़ को। प्रत्येक विद्यार्थी को लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, क्या, मोटिवेशन प्रत्येक विद्यार्थी को लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। अगर वे तीनों चीज़ें मतलब रेगुलरिटी से वो चीज़ें करता रहे तो हम एक न एक दिन अपने लक्ष्य की तरफ क्या है, पहुंच जाते हैं। अब देखो ये इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम मोटिवेशन को, आकर्षित भौतिक वातावरण यूज करके। आकर्षित भौतिक वातावरण का मतलब क्या है कि ये मान के चलो कि हम मोटिवेट कैसे रहेंगे, ये वाली चीज़ है। वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, जैसा आप एग्जाम्पल लोगे उसके अनुसार अलग अलग होगा। अब इस वीडियो के अंदर देखो कि मान लो कि मैंने ये बुक ली और उसको बिल्कुल जैसे लिखा वैसे ऐसे पढ़ा के, और भाई चल ठीक है बन गया काम। लेकिन साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतना मतलब संतुष्टि हो कि जो NIOS में है वही इस बुक के अंदर है, और कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो क्या है, ये आकर्षित वातावरण है ताकि आपके क्लास क्या है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लगे पढ़ते समय। और जन्मजात आवेगों को बाहर निकालना, मतलब जो चीज़ हमारे अंदर जन्मजात है उस चीज़ को उभारना क्या है, मोटिवेशन है। उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और शिक्षक द्वारा पोषित, शिक्षक को है ना बच्चों को मोटिवेट करता रहना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो अपने आप को अच्छे से क्या कर सकें, विकसित कर सकें, उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकें। आगे देखो, प्रत्येक लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच के भीतर होना चाहिए। मतलब प्रत्येक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे विद्यार्थी क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ये ना हो कि मतलब बच्चे की उम्र तो है 5 साल की और बच्चे से काम करवाने लग जाए हम 15 साल बड़ा, ठीक है। मतलब लक्ष्य ऐसा हो जिससे बच्चे आसानी से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। यदि न्याय करने में सक्षम है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है या नहीं, और वह कैसे कम हो रहा है, ठीक है। शिक्षक को सख्ती नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ के अंदर शिक्षक को सख्ती नहीं करनी चाहिए, आकर्षक शारीरिक और पर्यावरण स्थिति, कोई ध्यान भंग नहीं, शोर, तेज रोशनी, एकाग्रस्त हवा। मतलब इसका मतलब क्या है कि टीचर को अपनी पर्सनैलिटी और पर्यावरण के प्रति ध्यान देना चाहिए। और मतलब जो क्लासरूम के अंदर बच्चे को जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है ना उनको दूर कर देना चाहिए।
जन्मजात आवेगों का उत्थान, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, निर्माण करना पसंद करते हैं। इस चीज़ के अंदर बच्चे मतलब क्लास के अंदर बच्चे पूछे कि ये चीज़ कैसे होती है। जो टीचर को है ना, बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए और उनके क्या है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ उनको बताना चाहिए। शिक्षक द्वारा उत्तेजना, बहुत लंबी अवधि में भाग लेने में सक्षम नहीं। शिक्षक आंदोलन, हाव भाव, भाषा पैटर्न परिवर्तन, संवेदी फोकस परिवर्तन, मुद्राओं में परिवर्तन। देखो ये लाइन समझ नहीं आई होगी आपको, लेकिन इसका मतलब क्या है कि शिक्षक द्वारा उत्तेजना विभिन्नता, मतलब शिक्षक को जो अपने स्टिमुलेशन है ना, उसके अंदर भिन्नता रखनी चाहिए। लंबी अवधि तक मतलब अगर किसी एक चीज़ में लगे रहेंगे बच्चे भी और टीचर भी, तो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। शिक्षक आंदोलन, हाव भाव, मतलब शिक्षक को अपने भाषा बोलने का तरीका है उसके अंदर परिवर्तन करते रहना चाहिए। और जो उसकी मुद्राएं हैं, मुद्राएं का मतलब जो टीचर की एक्टिविटी है उनके अंदर चेंज होता रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि टीचर क्लास में आया, बुक खोल ली, लेसन पढ़ाया और भाई चलो बन गया काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्राओं के अंदर मतलब क्या है कि शुरू में क्लास के अंदर आए, बच्चों से कुछ उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानने, उस कुछ और चीज़ पूछ ले बच्चों से, कुछ इंटरेस्टिंग सी, ताकि क्लास क्या है थोड़ी सी एक्टिव सी लगे और बच्चे उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों। और सुदृढ़ीकरण और संतुति और दोष, मतलब रीइंफोर्समेंट देना चाहिए बच्चे को। रीइंफोर्समेंट का मतलब है, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, ध्यान से सुनना इस बात को। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों के दोनों रीइंफोर्समेंट बच्चे का क्या करते हैं, मतलब उसको विकसित ही करते हैं। है तो बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन दोनों क्या है, विकास में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बाहरी शिक्षक पुरस्कार और सजा, मतलब बच्चे को पुरस्कार और सजा देनी चाहिए। सुख दुख के बारे में, ये वाली चीज़ों के प्रति सफलता सहयोग के बारे में सिखाना चाहिए बच्चों को। प्रगति का ज्ञान देना चाहिए, नई नई चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों का। व्यक्तिगत मतभेद के आधार पर बच्चों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। जो टीचिंग स्किल है उनका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को अपनी अभिप्रेरणा और शिक्षण में क्या, मतलब पढ़ाते समय शिक्षक को रुचि लेनी चाहिए। ये नहीं है कि बोरिंग सा फेस बनाकर क्लास में आए और मतलब बच्चों के सामने जो बोलना था वो बोल के चले गए, बच्चों को कुछ नहीं समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है मैंने NIUS से। सकारात्मक मौखिक दृष्टिकोण, सकारात्मक मौखिक दृष्टिकोण का मतलब है कि पॉजिटिव मौखिक, मतलब बोलना, पॉजिटिव बातें बोलना। कि शिक्षक मौखिक रूप से बोल ले कि बच्चे ने कुछ बताया तो टीचर को बोला जाए कि हाँ अच्छा बताया, सही है, ठीक है, बोलेंगे, खुशी के साथ चीज़ें बोलेंगे। और सकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकिन बिना बोले हुए, जैसे सिर हिलाना और मुस्कुराना। और नकारात्मक गैर मौखिक जैसे परिहास करना, तोरियां चढ़ाना, मतलब माथे के अंदर, और गुस्सा दिखाना और अधीरता दिखाना। और नकारात्मक मौखिक दृष्टिकोण के अंदर क्या हो गया, नहीं, गलत उत्तर है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे जवाब देना। और फिर ये वाली चीज़ देखो, यहाँ शिक्षक की क्लास के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है वो करनी चाहिए। शिक्षक का कक्षा में गति करते रहना चाहिए। सॉरी भाई, शिक्षक द्वारा किए गए इशारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवाज़ के पैटर्न में बदलाव करते रहना चाहिए। संवेदना केंद्र में बदलाव करते रहना चाहिए। मुद्रा एक्टिविटी में परिवर्तन करते रहना चाहिए। और यहाँ ये अलग चीज़ है इससे कि अगर टीचर को गरीब बच्चों को पुरस्कार देना तो उसे कोई ऐसी सामग्री देनी चाहिए जिससे बच्चे की हेल्प हो सके और वे अपने आप को मोटिवेट कर सके। और अमीर बच्चों को देना तो प्रतीकात्मक पुरस्कार देने चाहिए। आगे देखो, एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृद्धि। कुछ संस्थाओं, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एक सुसंगत तरीके से स्वभावगत तत्परता, मतलब किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज़ या वस्तु के प्रति जो सुसंगत तरीके से हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट मैनर, मतलब स्वभावगत तत्परता होती है। किसी भी एक चीज़ के प्रति जो हमारे स्वभाव के अंदर सुसंगत तरीका किसी के प्रति जो बन जाता है ना, वो हमारा एटीट्यूड होता है। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब कि लाइक जीन पियाजे के अनुसार हम इसको स्कीमा बोल सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार क्या बोल सकते हैं, स्कीमा। अब मान के चलो कि हमने कोई आपका दोस्त है, उस दोस्त के प्रति आपके दिमाग में स्कीमा सेट है, एटीट्यूड सेट है कि वो तो भाई ऐसा है, वो तो वैसा है। ठीक है, या फिर ये मान के चलो कि किसी चैप्टर के प्रति देख लो कि जो हमारा एडिशनल मैथ है ना, एडवांस मैथ है, वो हम आपके दिमाग में स्कीमा सेट है भाई ये तो मुझसे होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारे दिमाग के अंदर मतलब स्वभावगत तत्परता हमारी जो है वो हमारा एटीट्यूड होता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारे विचार होते हैं वो ही एटीट्यूड होता है। रवैया सिखाया या अपनाया जाता है, मतलब अभिवृत्ति सीखी भी जाती है और ग्रहण भी की जा सकती है। एटीट्यूड के अंदर हमारे मतलब इसको सीख भी सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं एटीट्यूड के अंदर। मतलब अगर आज हमको एडवांस मैथ नहीं आ रहा है, करने पर वो हमें आ जाएगा, तो हमारा क्या एटीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, एथिक्स, मतलब जो हमें नैतिक मूल्य बोल सकते हैं वो हमारी वैल्यू के अंदर आते हैं। मनुष्य आदर्श के लिए जीते हैं। जीवन के मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या है, मूल्य है। मतलब सबके अपने मूल्य होते हैं, सबके अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। कि ये मान के चलो कि कोई शाकाहारी है, वो मांस मतलब छूना भी पसंद नहीं करता। कोई मांसाहारी है जो मतलब सोचता है कि इससे शरीर है वो उसकी मसल्स हैं, इससे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। मतलब सबके अपने अपने मूल्य होते हैं। कोई भगवान में विश्वास रखता है, कोई भी नहीं रखता। ये सभी क्या है, ये हमारे मूल्य हैं। विश्वास करने वाले मूल्य और अभ्यास परिचालन मूल्य, पारंपरिक मूल्यों को अपनाने के लिए अनुभव से सीखें। अब देखो, जो हम मानते हैं वो तो है हमारे प्रकट मूल्य, जिसे प्रोफेशनल्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। जो हम मानते हैं या जो चीज़ हम अपने आप के अंदर अपनाते हैं, एट प्रेजेंट जो चीज़ हम मानते हैं वो वाले हमारे क्या होंगे, प्रोफेशनल वैल्यू। और जो हम व्यवहार में लाते हैं वो हमारे क्या होंगे, परिचालन मूल्य। मतलब जो चीज़ हम फिलहाल एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो तो हो गई हमारी प्रोफेशनल वैल्यू। लेकिन जो चीज़ हम चेंज की वजह से अपने आप के अंदर अपने व्यवहार में ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिचालन मूल्य बोलते हैं। ठीक है। आ गया होगा समझ में। आगे देखो, जिन्हें हम अनुभव से सीखते हैं ताकि पुरातन पारंपरिक मूल्यों को जीवन परंपराओं में बदला जा सके। मूल्य क्या होते हैं, जिन्हें हम अपने अनुभव से सीखते हैं और ताकि पुरातन पारंपरिक मूल्यों को जीवन परंपराओं में बदला जा सके। जो पुरातन परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम अपने जीवन के अनुसार क्या कर सके, बदल सके, वही क्या है भाई, मूल्य है। ये NIOS की लैंग्वेज है। आगे देखो, मूल्य प्रदान करने के तरीके, मतलब जो हमारी ये एथिक्स है ना, नैतिक मूल्य है, इनमें मतलब इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। भाई अब तो इसमें तो देखो बिल्कुल पॉइंट लिख दिया कि प्रार्थना सभा हो गई, विस्तृत व्याख्या हो गई, लेकिन NIOS के अंदर इसका डिटेल डिस्कशन दे रखा है बिल्कुल। ठीक है। तो एक बार यहाँ देखते हैं, फिर डिटेल हम नीचे देख लेंगे आगे जाके। कि प्रार्थना सभा, मॉर्निंग असेंबली, वो 15 से 20 मिनट की होती है, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा मतलब प्रार्थना करवाई जाती है, जिससे बच्चे के अंदर भगवान के प्रति आस्था है वो बनी रहती है। और साथ में अगर बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर बच्चे सहयोग सीखते हैं आपस में, कि कैसे हम खड़े होते हैं, हाइट के हिसाब से सहयोग सीखेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो बच्चे क्या है सुबह मॉर्निंग असेंबली के टाइम सीखते हैं। अनिवार्य विषय नैतिक शिक्षा है। विस्तृत व्याख्या, मतलब लेक्चर मेथड से बच्चे सुनने का कौशल है वो विकसित करते हैं। भाषण प्रतियोगिता के अंदर बच्चे क्या करते हैं, भाषा का विकास करते हैं और भाषण देते हैं, और उनकी जो बोलने की अक्षमता है और सुनने की भी, वो भी क्या होती है, विकसित होती है। नाटक और एकांकी के अंदर बच्चे किसी एक टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। मतलब कि एक फिक्स रख लिया कि हमें HIV के बारे में क्या करना है, शिक्षित करना है किसी को। अंतर्राष्ट्रीय दिनों को मनाना, जिससे उसकी जो हमारे देश के प्रति क्या है, क्या बोलते हैं, देश के प्रति आत्मसम्मान बढ़ेगा। मास मीडिया के प्रयोग से मूल्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करवाते हैं। राष्ट्रीय सेवा से मूल्य पत्रिकाएं। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक ही आदर्श है। मतलब शिक्षक की भूमिका क्या है कि शिक्षक बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में उभरे, ताकि बच्चे उसको फॉलो करना पसंद करें। व्यक्तित्व का आकलन, व्यक्तित्व का हम आकलन कैसे कर सकते हैं। व्यक्तित्व के आकलन की 3 थ्योरी बताई गई है, इसके अंदर 3 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट तो है सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड। सेल्फ रिपोर्टिंग का मेथड का मतलब है कि हम स्वयं खुद की रिपोर्ट के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें। जैसे आत्मसात करके, क्या है ये, आत्मकथा के द्वारा, मतलब खुद की ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखकर। अगर हम खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं सारी की सारी हम पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, खुद की नेगेटिव चीज़ें भी लिखेंगे। और नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब जिसके अंदर हमारी दोनों चीज़ें शामिल होंगी। साक्षात्कार इंटरव्यू के अंदर भी हमारी सभी चीज़ें शामिल होती है, प्रश्नावली के अंदर भी। जिसके मतलब सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब है जिसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, हम खुद वो चीज़ें करते हैं या किसी दूसरे को बताते हैं। और रेटिंग टेक्निक्स के अंदर क्या हो गया, रेटिंग टेक्निक के अंदर हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते, कोई दूसरा हमारे बारे में बताता है। लाइक देखो कि रेटिंग स्केल हो गया कि किसी ने हमारा ऑब्जर्वेशन किया और हमें 1 से लेकर 10 तक रेटिंग स्केल है, और उसमें उन्होंने नंबर दे दिए भी 7,
कि 7 के अनुसार आपका व्यवहार है, किसी को 5 दे दिए, किसी को 9 दे दिए। आत्मकथाएं होगी। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन करके कोई दूसरा हमारे बारे में लिखे, वो क्या होगी, आत्मकथा होगी। इससे हमारा मूल्यांकन तो होगा ही कि हम ये जान सकेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। और केस स्टडी होगी। केस स्टडी क्या है, कोई स्टडी कौन करता है, केस स्टडी टीचर करता है, जो एक बच्चे से संबंधित होती है। एक पर्टिकुलर एक बच्चे का आज 5 साल है तो इसका बिहेव कैसा है, 10 साल पर कैसा है, 15 साल पर कैसा है, 20 साल पर कैसा होगा, ये क्या है, केस स्टडी के अंदर आता है। आगे देखो, व्यवहारात्मक पैमाना। व्यवहारात्मक पैमाना क्या है कि वास्तविक जीवन स्थितियों में व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, मतलब जो वास्तविक जीवन स्थिति है उसके अंदर व्यक्ति का व्यवहार क्या है। और प्रोजेक्टिव पर अक्षेपी तकनीक, कल्पना से जुड़ी कल्पनाशील स्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया और तकनीकी अवधारणा। ये देखो, अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण उपयोग के तरीके, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट और व्यक्तिगत सूची। ये क्या है, हमारे मानकीकृत परीक्षण हो गए। मानकीकृत परीक्षण का मतलब है कि जिसके अंदर हम मतलब किसी चीज को माप सकते हैं, जैसे बुद्धि का मापन हो गया, मतलब उसका माप करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, ठीक है। और जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये देखो कि ये तो जो फॉर्मल, हाँ इस चीज से आपको सही समझ में आएगा। ये देखो, एक मिनट रुको। जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि जिसके अंदर जो बीच में होते हैं, मतलब जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, लास्ट डिसीजन नहीं होता। जैसे मान के चलो कि हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, मंथली हमारे टेस्ट होते हैं ना, वो हमारा हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब उसके अंदर फिर टीचर क्या, बच्चे के अंदर उसमें चीज़ में हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मानकीकृत परीक्षण टेस्ट हो गया, ये होते हैं भाई सबमिटिव। कौन से होते हैं, सबमिटिव होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे लास्ट में, जैसे हम मान के चलो कि हम 10th क्लास में हैं, जो 10th के हमारे बोर्ड के फाइनल एग्जाम होते हैं और जिससे हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो हमारा इसके अंदर आ गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से ये टेस्ट दिए हुए हैं। अब यही से अंदाजा लगा के चलो, आपके जो अनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, इसके अंदर हमारा मूल्यांकन किया जाता है, इसके अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये अनेक्डोटल रिकॉर्ड की एक बात ध्यान रखना, अगर ये टीचर ने किसी ने बना लिया, कि मान के चलो 5th क्लास के टीचर ने बनाया है ये, और फिर 5th क्लास का टीचर जब बच्चा 6th क्लास में हो जाएगा ना, तो फिर ये अनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चे को साथ में दिया जाता है। और फिर ये देखकर टीचर को उसके बारे में क्या पता लग जाता है कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में सही है, इस चीज़ में कमज़ोर है, इस चीज़ में इसका सुधार करना है। फिर आत्मकथा हो गई। आत्मकथा भी क्या है, हमारी गैर मानकीकृत परीक्षण के अंदर आती है। केस स्टडी हो गई, संचयी रिकॉर्ड हो गया, कम्युलेटिव रिकॉर्ड हो गया, साक्षात्कार हो गया, अवलोकन हो गया, हमारे माता पिता के विचार हो गए, व्यक्तिगत डाटा रिक्तियाँ हो गई, प्रश्नावली होगी, रेटिंग स्केल हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, समाज मिति, ये वाली चीज़ आ गई। इसका एक ही तरीका है, ओनली रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो करते रहना, हो जाएगा। आगे देखो, ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी तकनीक। इसके अंदर क्या है, बीजी टेस्ट, डिटेल में देखो इसको। बीजी टेस्ट बेंडर विजुअल्स ने दिया था। बीजी टेस्ट का मतलब है कि बच्चों की तंत्रिका संबंधी, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है ये बीजी टेस्ट, बच्चे के अंदर जो तंत्रिका तंत्र संबंधी हानि होती है ना, उसके बारे में बताया जाता है। और जो बैली पिक्चर टेस्ट है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है। और CAT टेस्ट हो गया, ये बेलक ने दिया था भाई 1949 में। और चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, फुल फॉर्म याद रखना इसकी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, क्ले मॉडलिंग हो गया, ये CAT टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे एक बार। और क्लाउड पिक्चर हो गया, ये विलियम स्टर्न ने दिया था। ड्रा ए मैन टेस्ट हो गया, ग्राफोलॉजिकल हो गया, मोजैक टेस्ट हो गया, साइकोड्रामा टेस्ट हो गया, और वाक्यपूर्ति टेस्ट, समाज में, ये मतलब बहुत सारे नाम दिए हुए, इनको भी याद कर लेना, ठीक है। और NIOS के अंदर भी बिल्कुल इनके नाम दिए हुए, डिटेल इनकी भी नहीं बताई हुई कि कैसे होता है। वाक्यपूर्ति का आपको पता होगा, समाज में दिए नाटक का भी पता होगा आपने कि कोई एक रोल प्ले करना बच्चे के द्वारा, ठीक है। अब देखो CAT के बारे में, देखो CAT क्या होता है। CAT का मतलब है कि जिसका उपयोग सामान्य सामाजिक स्थितियों में जानवरों की तस्वीर के रूप में प्रस्तुत मानकीकृत उत्तेजनाओं के प्रति
बच्चे की प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। आया कुछ समझ? नहीं आया होगा, दोबारा देखो। इसका उपयोग सामान्य सामाजिक स्थितियों में, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बच्चों को जानवरों की तस्वीर दिखाकर और फिर उसके बारे में बच्चे को कोई कहानी बनाना। जैसे मतलब बच्चों को 10 टुकड़े दे दिए, दे दिए, जानवर का दे दिया, जंगल का दे दिया, पेड़ पौधे का दे दिया, नदी का दे दिया, और इधर फिर एक शिकारी का दे दिया, मतलब ये चित्र दे दिया, और फिर बच्चे को बोला कि इन चित्र को सीरीज के अंदर लगाओ और एक कहानी बनाओ। उसके द्वारा जो बच्चे का टेस्ट होगा ना, वो सीएटी टेस्ट होता है। बच्चे की प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। अब मान के चलो कि किसी बच्चे ने बनाया कि एक शिकारी, मतलब जानवर थे, वो नदी के किनारे पानी पी रहे थे, शिकारी आ गया और जानवर जंगल में भाग गए। एक ने ऐसी बना दी। दूसरा क्या बनाएगा कि एक व्यक्ति था जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए जंगल में ले गया था। इससे क्या कि मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पता चलेगा। आगे देखो, मोजैक टेस्ट होता है। मोजैक प्रश्नावली दृष्टिकोण के आत्म प्रतिबिंब को नकली प्रतिरोधी व्यवहार कार्यों की ताजा अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ता है, ताकि आपको पूर्णतः व्यक्तित्व चित्रण प्रदान किया जा सके। मतलब मोजैक प्रश्नावली का मतलब है कि आपको है ना इमेजिनेशन के आधार पर किसी चीज के उत्तर देने होते हैं। कि मान के चलो कि आपकी कक्षा में एकदम आग लग जाए तो आप क्या करेंगे। ये क्या होते हैं, मोजेसिक टेस्ट के अंदर आते हैं। साइको ड्रामा क्या हो गया? साइको ड्रामा हो गया भाई, एक साइको ड्रामा एक थेरेपी है, एक संचरित रूप है, जिसमें एक व्यक्ति किसी व्यक्तिगत समस्या का, संघर्ष का नाटक करता है, दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करता है। जैसे मानो कि आग लगने पर आप कैसा महसूस करेंगे और बचाव के लिए आप क्या करेंगे, तो दोनों सेम हो गए। इसमें व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व चित्र प्रदान करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो मतलब एट प्रेजेंट स्थिति का नाटक के, इसमें तो सिर्फ बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं और इसमें उसको नाटक के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये दोनों के अंदर इसमें अंतर है। और ये वाले टेस्ट भाई, इनको मतलब इसके बारे में डिटेल यही दी हुई है, ये भी सर्च कर रखी है कहीं कहीं से। और ये वाले इनके अलग अलग है ना, इनको रिवीजन करते रहना आप। ये आगे आ गया टॉय एंड बॉल प्लेइंग टेस्ट हो गया। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, मतलब वर्ड को कंप्लीट करना। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या क्या भूमिका निभाते हैं इसके अंदर क्या है कि शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए बच्चों का कि प्रत्येक जो बच्चा है वो इंडिविजुअल है और हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और उसका व्यक्तित्व का विकास भी क्या है, अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। टीचर को अनुशासन के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, और फन के साथ मतलब मज़े के साथ पढ़ाना चाहिए। बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए और बच्चे को लव के बारे में, प्रेम के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, पेशेंस के बारे में, प्रशंसा के बारे में और समझ के बारे में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी है कि ये सारी चीज़ें है ना शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के अंदर ये वाली चीज़ भी बच्चे को सिखाएगा साथ में टीचर, और साथ के अंदर टीचर के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे टीचर का है ना ध्यान होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और मज़े मज़े में पढ़ाई, प्रेरणा देने वाले होना चाहिए। उसके अंदर सभी बच्चों के प्रति प्रेम हो, धीरज हो, प्रशंसा हो और समझ हो, ठीक है। दोनों तरीके से देखना आप इस चीज़ को। और फिर देखो कि जो एक टीचर है ना, एक टीचर को चिकित्सक भी होना चाहिए, दार्शनिक भी होना चाहिए और नीतिज्ञ भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए और मंत्री भी होना चाहिए। ये एनआईओएस की डेफिनेशन है कि एक शिक्षक के अंदर चिकित्सक का भी गुण होना चाहिए। अगर क्लास के अंदर किसी बच्चे को चोट लगी तो कम से कम उसको फर्स्ट एड बॉक्स होता है हमारा, उसके यूज का पता होना चाहिए। दार्शनिक भी होना चाहिए, नीतिज्ञ, कलाकार, मंत्री, मतलब ये सभी गुण बच्चे के अंदर टीचर के अंदर होने चाहिए। बच्चे की हर आवश्यकता की पूर्ति कर सके वह जाने कि वह क्या कर रहा है। प्रेरणा का मतलब इंस्पिरेशन, जो मतलब ये बता सके कि वह जान सके कि वह क्या कर रहा है। वह जो करता है वह उससे प्यार करे और वह जो करता है उसमें विश्वास रखे। ये एक बच्चे के बारे में बताई गई है कि कोई भी बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और वो जो कर रहा है उसे प्यार करे और उसमें क्या है, अपने जो काम कर रहा है उसके प्रति उसका विश्वास होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिट होगी भी हमारी कंप्लीट। कुछ हमने कल कर ली थी और कुछ हमने कर ली आज। अब आगे देखो एनआईओएस के बारे में इस यूनिट में क्या बताया गया है। देखो ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट होगी। ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बच्चों की वृद्धि एवं विकास और अनुवांशिकता वातावरण, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने ये कंप्लीट कर ली, कल हम ये करेंगे, ठीक है।
अब आज की वीडियो में हमने देखो कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक से किया है। अब है ना ये इसके अंदर देखो फास्ट रिवीजन देखते हैं भाई, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर, कि व्यक्ति तब वही वाली चीज़ें बता रखी है, बस बुक के अंदर है ना, मतलब वो वाली चीज़ें बिल्कुल क्या बोले कि सोल्ट करके दे रखी हैं। अब जिसको समझ में आ जाए उसके लिए तो बेस्ट है, और जिसको समझ में ना आए उसको ये अच्छी ना लगेंगी। ठीक है, ये बुक मतलब समझ में नहीं आई तो मतलब ये सोचेंगे कि क्या दे दिया। पर्सनैलिटी लेटिन शब्द परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, वही वाली चीज़ की पर्सनैलिटी निम्न चीज़ों से बनती है। हम कैसे दिखते हैं, कैसी हमारी वेशभूषा है, हम कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हम कोई कार्य करते हैं। फिर ये देखो पर्सनैलिटी की विशेषता आ गई, व्यक्ति वह है जो करता है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है। ये सारी बातें ऊपर हमारी वीडियो में पीछे वाली में आ गई थी। व्यक्तित्व शिथिल नहीं है, गतिशील है, व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई का कार्य करता है, अनुवांशिक पर्यावरण से बनता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमारी स्वयं अनुभूति होती है व्यक्तित्व के अंदर। ये हमने कल की वीडियो में कर लिए थे। व्यक्तित्व के सिद्धांत हमने देख लिए थे। देखो ये वाली चीज़ें 4 वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। GW हो गया, आल्पोर्ट हो गया, RB कैटल हो गया और HJ आइजैक हो गया। ठीक है, और फिर हमने देखो ये वाली 12 के 12 ट्रेड थ्योरी थी वो पढ़ ली थी। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो इसने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था, और वही वाली बातें इसके अंदर बताई थी। ठीक है, कामेच्छा और शिशुकता की भावना हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर 5 स्टेज दिखाई गई थी सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन सी 5 स्टेज कहांगे, देखो ये रही, ओरल स्टेज, गुदा स्टेज, जननांग स्टेज, विलंब अवस्था और फिलेक्सी स्टेज, फिक्सेशन स्टेज। ठीक है, और अल्फ्रेड एडलर का हमने डिटेल में किया ही था। कार्ल जंग के बारे में आ गया। ठीक है, इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की विशेषताएं बता दी थी। और आगे देखो बिल्कुल सेम सेम दे रखा, मतलब वही बात वह है कि वो चीज़ है ना बिल्कुल सोल्ट कर रखी है उसके अंदर। चेतन अहम हो गया, व्यक्तिगत चेतन, ये वाली चीज़ें दे दी। व्यक्तित्व का विकास में स्वयं धारणा, ये वाली चीज़ें हमने कर ली थी कल, कि स्वयं के प्रति हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या है कल वाली वीडियो में उसमें सॉल्ट में कर ली थी, और आपको क्या मतलब ऐसे बता दी थी, समझा दी थी मतलब हम या बोले कि खुद के जो शब्दों में आपको बता दिया था। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम है, मतलब जिससे आपको मतलब ये विश्वास कर सकते हो कि बुक के अंदर बिल्कुल NIOS का कंटेंट उठा कर दे रखा है शॉर्ट रूप में। ये हो गए मूल्य, हो गए हमारे ये वाली चीजें। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्ति विधि, प्रक्षेपण विधि। हाँ, ये देखो एक बार, पहली बात, विधियों और तकनीकें मानकीकृत और गैर मानकीकृत होती हैं। कुछ स्वयं रिपोर्टिंग विधियां भी हैं जिसमें जिस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं वह व्यक्ति अपनी रिपोर्ट स्वयं देता है, जो मैंने आपको बताया था। कौन सी हो गई ये, वो ऐसी विधि हो जैसे आत्मकथा हो गई, साक्षात्कार प्रश्नावली हो गई, और व्यक्तिगत सूची हो गई। दूसरी कुछ रेटिंग तकनीकें होती हैं जिसमें मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। इस विधि में सभी प्रकार के रेटिंग स्केल, जीवन शैली, केस स्टडी शामिल होते हैं। और तीसरी क्या है कि हम व्यवहारगत तरीके उपयोग करते हैं जिसमें वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखा जा सकता है। और चौथा है कि कुछ परक्षेपी तकनीकें होती हैं जो किसी व्यक्ति के काल्पनिक, मतलब वो यही बताया कि जो CAT टेस्ट किया, साइकोड्रामा टेस्ट किया, और कौन सा था मोजैक टेस्ट, ये क्या है काल्पनिक स्थिति के आधार पर ही बच्चों का क्या है व्यक्तित्व का विकास है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। ठीक है, ये आ गई अपनी वाली व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की भूमिका भी। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास में सबसे अच्छा तरीका है बच्चे पर पूरा ध्यान देने की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। अनुशासन, शिक्षक को सही खुलकर बोलने वाला, ईमानदार व प्यार करने वाला होना चाहिए, परंतु साथ ही अडिग और एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब वहाँ सिर्फ लिख रखी है, हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं इन चीज़ों का। तो प्रेरणा ये मैंने बता दी थी आपको, समझ हो गया। ठीक है, तो भाई आज हमारी ये 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। कल की वीडियो में हम अपनी 4th यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। हो सका तो कल वाली यूनिट मतलब जो हमारी है ना 4 ब्लॉक हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो हमें साथ में NIOS से करने पड़ेंगे। ठीक है, और 6 ब्लॉक हैं अपने वो बिल्कुल छोटे छोटे, उनके अंदर 5 मतलब 10 से कम ही यूनिट है, लेकिन इसमें 4 यूनिट के अंदर मतलब 13 है, इसके अंदर हमारी 13 यूनिट है इसके अंदर 506 के अंदर। और फिर हमारे 4 यूनिट है जिसके अंदर मतलब ये मान के चलो कि 15 प्लस यूनिट भी दी हुई है 4 ब्लॉक के अंदर। तो पहले हम उन 4 को ही करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो बड़े बड़े हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी।
तो भाई धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।